हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डी के शर्मा फ्राम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों का और पूरा विश्लेषण के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का बहुविकल्पी का कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ठीक, लिख लीजिए। देखिएगा इसको, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। क्या? सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है पहला केवल समतल, दूसरा ऑप्शन केवल अवतल, तीसरा ऑप्शन केवल उत्तल और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि समतल या तो समतल या तो उत्तल। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, ये कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। केवल समतल होगा कि केवल अवतल होगा कि केवल उत्तल होगा या फिर समतल या उत्तल ये होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें समतल दर्पण की तो ये आपका आंसर सही होगा, केवल समतल दर्पण। केवल समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, आप चाहे इससे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों न हो, वो आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। अगर अवतल की बात करें तो ये अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप बताएंगे ये उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है और वस्तु से छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी होती है कि अवतल दर्पण में वस्तु की एक स्थिति ऐसी होती है कि जब ये सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, लेकिन इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, ऑप्शन होगा, वो पहला सही हो जाएगा कि केवल समतल दर्पण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये बात सभी लोगों को स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, लेकिन ऑप्शन आपका मिला है क्या? पहला ऑप्शन कह रहा है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। बी, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड।
तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 3×10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। ये बात याद रखना आप। ये कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है बी वाला, ये कह रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम। और जो तीसरा ऑप्शन सी वाला दे रखा है वो दिया है 3500 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम। और डी ऑप्शन जो आपका दिया है वो कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम, 9000 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। कितनी होती भाई? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, कि 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर 3500 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम होती है, या 5500 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर ऑप्शन में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है तो हम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम को मार देंगे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान देंगे कि इसके नियर अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए हम इस वाले को सही कर देंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम वाले को। अब बात ये होगी कि एंगस्ट्रॉम क्या है। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम ये लंबाई का छोटा मात्रक है। क्या? लंबाई का छोटा मात्रक है। और अगर पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है भाई आपका 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ आ गया? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। या इसी को अगर पूछ लिया जाए कि तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, आप कहेंगे ये 10⁻⁻10 इधर गुणा किया, उधर जाएगा भाग करेगा, फिर भाग को हम भाग में हर को अंश बना देंगे, तो ये आपका 10⁻+10 क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्न में से पारभाषक माध्यम है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। चलिए भाई, निम्न में से पारभाषक माध्यम है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्न
में से पारभाषक क्या पारभाषक माध्यम है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। और ऑप्शन इसमें दे करके रखा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है वायु, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कांच, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया है दीवार। क्या दिया है? दीवार। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि निम्न में से पारभाषक माध्यम है। वायु है कि कांच है कि घिसा हुआ कांच है या दीवार है। तो पहले हम बात करेंगे कि पारभाषक माध्यम होता क्या है। पारभाषक माध्यम होता क्या है? तो आप बताएंगे ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रकाश इस पार से उस पार जा पाए, उसको हम बोलते हैं क्या? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वायु, तो वायु में लगभग प्रकाश की अधिकांश मात्रा प्रवेश कर जाती है इस पार से उस पार। अब कांच की बात करें तो इसमें कांच का मतलब बिना पेंट किया हुआ, ये कांच का मतलब कांच और दर्पण में अंतर होता है। दर्पण का मतलब 143 और कांच का मतलब बिना पेंट किए गए। कांच को टार्च जलाएंगे या प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। अच्छा, घिसा हुआ कांच, तो ये दीवार से तो प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा ही नहीं। ये घिसा हुआ कांच जो आपका होगा, यही इसमें सही हो जाएगा कि ये में से जो पारभाषक माध्यम है वो क्या आपका घिसा हुआ कांच है। इसी से प्रकाश क्या होगा? आंशिक भाग गुजरेगा। जब हम कांच को घिस देते हैं, घिस करके टार्च जलाते हैं, तो प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार गुजर पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला कह रहा है प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाशिक माध्यम पर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश स्रोत पर। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ की प्रकृति पर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बात को भी आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जैसे कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से परावर्तित माने टकरा कर जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है, वही कह रहा प्रकाश किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, टकरा के लौटने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है, वो निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? प्रकाशिक माध्यम पे निर्भर करती है, कि प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है, कि पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब अगर पृष्ठ चिकना होगा तो ज्यादा प्रकाश की मात्रा परावर्तित होगी, और खुरदरा है तो कम प्रकाश की मात्रा परावर्तित होगी। तो हम कहेंगे कि जो पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा होती है वो पृष्ठ की प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंड करती है। चलिए 6वें क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और 6वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है 0 होती है कि अनंत होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर,
या फिर -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है कि अनंत होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर अंदर की ओर बनता है, ये बात याद रखना। इसलिए हम कह सकते हैं जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। देखिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन कह रहा है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है, चौथा ऑप्शन शून्य। क्या? शून्य। इधर देखिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? मान लेंगे हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है, ऐसे इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है यहाँ पे। तो समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को जितनी दूरी पर रखा जाता है, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर समतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो जायज सी बात है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो भी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2-3 बात और भी आप सुनिए, यहाँ से पूछता है क्या, ये भी आपसे कह सकता है कि अगर किसी वस्तु को दर्पण के सामने हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी अगर पूछा जाए तो 10 बाहर और 10 अंदर, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। और अगर ये वस्तु दर्पण के भीतर केवल पूछेगा तो जितना सामने दूरी पर सामने रखा उतनी दूरी पर अंदर बनेगा। और कभी कभी यही क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के भीतर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी रही होगी? तो दर्पण के भीतर जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर कोई वस्तु रखा गया होगा। 8 सेंटीमीटर पे बन रहा है, 8 सेंटीमीटर बाहर रखा होगा। ठीक, ओके, बाय बाय। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।